क्रीचर्स हैं और हम आपस में कनेक्ट भी इमोशंस के बेस पर ही करते हैं। अपना क्यों बताने से आप छोटे नहीं हो जाते। आप नेगोशिएशन में हार नहीं रहे हो, बल्कि आप एक कदम और आगे जा रहे हो। जैसे अगर आप अपने बॉस के पास जाकर सीधे अकड़ कर कहोगे कि बॉस मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए, तो बॉस का सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा? वो डिफेंसिव हो जाएगा। उसका पहला सवाल यही होगा कि क्यों चाहिए, क्योंकि वो ये जज करना चाहता है कि आपका रीजन छुट्टी देने लायक है भी या नहीं। लेकिन अगर आप पहले ही अपना इंटरेस्ट, अपना क्यों उसे बता दो। आप कहो बॉस पिछले कुछ महीनों से काम का प्रेशर बहुत था, मैं थोड़ा बर्नआउट फील कर रहा हूं और मेरी फैमिली को भी मेरी ज़रूरत है, इसलिए मुझे 10 दिन का ब्रेक चाहिए ताकि मैं रिफ्रेश होकर वापस आ सकूं। देखिए बात वही है, लेकिन अब आपने अपना इमोशन, अपना रीज़न सामने रख दिया है। अब बात करने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। नेगोशिएशन को कभी भी 1 वर्सेस 1 फाइट की तरह मत देखो। आमने सामने की लड़ाई मत बनाओ इसे, बल्कि इसे ऐसे इमेजिन करो जैसे आप और सामने वाला इंसान दोनों एक ही कार में बैठे हो। आप दोनों को एक ही मंजिल पर जाना है। बस आप दोनों के बीच इस बात पर हल्की सी बहस चल रही है कि यार रास्ता कौन सा बेस्ट रहेगा। अब आप सोचेंगे कि चलो भाई ये भी ठीक है, इंटरेस्ट फाइंड करना सीख लिया। लेकिन उस सिचुएशन का क्या करें जब दोनों के इंटरेस्ट आपस में बुरी तरह से टकरा जाएं? एक को प्राइस बहुत ज्यादा चाहिए, दूसरे को बहुत कम चाहिए। आपको बहुत कम रेंट देना है और आपके मकान मालिक को बहुत ज्यादा रेंट चाहिए। आप एक हाई सैलरी मांग रहे हो और सामने बॉस बोल रहा है कि हमारी कंपनी का तो बजट बहुत टाइट है। या फिर आप मार्केट में हो, आपको लो प्राइस चाहिए और सेलर बोल रहा है कि भैया इतने की तो मेरी खरीद भी नहीं है। ऐसी सिचुएशन में क्या करें? अगर आप यहां पर बहस करने लग गए ना, तो नेगोशिएशन फिर से वही बॉक्सिंग रिंग वाली फाइट बन जाएगी। एक पंच आप मारोगे, दूसरा पंच सामने वाला मारेगा। मैं 5,000 बोलूंगा, तुम 3,000 बोलोगे। मैं 4.5 बोलूंगा, तुम 3.5 बोलोगे। इस दलदल से बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता है और वो है हमारा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, फेयर स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अपनी पर्सनल ओपिनियंस को, अपनी ईगो को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो और एक ऐसे ऑब्जेक्टिव या फेयर रूल का यूज करो जो ना आपका हो ना सामने वाले का हो। आप और सामने वाला दोनों मिलकर ये डिसाइड करो कि जो भी फाइनल फैसला होगा वो आपकी या मेरी मर्जी से नहीं होगा, बल्कि एक फेयर रूल से होगा। याद है मैंने आपको थोड़ी देर पहले केक वाला एग्जाम्पल दिया था। 2 लोग केक को फेयर तरीके से शेयर नहीं कर पा रहे थे, चाहे कैसे भी काट लो, झगड़ा हो ही रहा था। लेकिन जब एक ने केक कट किया और दूसरे को पीस चूज करने का मौका मिला, तो सोल्यूशन अपने आप फेयर बन गया। क्यों? क्योंकि यह सिस्टम एक फेयर स्टैंडर्ड पर बेस्ड था। इसमें किसी की ईगो नहीं थी, कोई गेस वर्क नहीं था, बस फेयरनेस थी। चलिए इसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल और रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप अपने सपनों का घर बनवा रहे हैं। आपने एक ठेकेदार हायर किया है। अब घर का काम शुरू होने वाला है, लेकिन तभी आपको पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट में यह लिखना तो छूट ही गया कि घर की नींव यानी फाउंडेशन कितनी गहरी होनी चाहिए। आपका ठेकेदार आपके पास आता है और बड़े कॉन्फिडेंस से बोलता है, अरे सर जी आप टेंशन मत लो, 2 फीट की नींव बहुत है, एकदम मजबूत रहेगा घर। लेकिन आपने कहीं पढ़ा है या आपके दिमाग में है और आप बोलते हो, नहीं भाई क्या बात कर रहे हो, स्टैंडर्ड तो कम से कम 5 फीट का होता है। अब सोचिए यहां पर क्या होगा। आप दोनों जितना ज्यादा आर्ग्यू करोगे उतनी ज्यादा टेंशन बढ़ेगी। वो अपनी बात पर अड़ेगा, आप अपनी बात पर अड़ोगे, बात ईगो पर आ जाएगी। लेकिन अगर आप वहां पर एक लंबी सांस लें और बहुत शांति से बोलें, देखो भाई साहब, हो सकता है मैं गलत हूं और हो सकता है आप भी गलत हों। चलिए इस बात पर बहस नहीं करते, एक काम करते हैं। क्या सरकारी गाइडलाइंस में इस तरह की मिट्टी के लिए कोई स्टैंडर्ड गहराई मेंशन है? या फिर अर्थक्वेक यानी भूकंप के रिस्क के हिसाब से सेफ डेप्थ क्या होती है? चलिए हम दोनों मिलकर एक बार इंटरनेट पर या किसी इंजीनियर से चेक कर लेते हैं। देखा आपने इंस्टेंटली क्या हुआ? आप दोनों की ईगो फाइट उसी सेकंड खत्म हो गई। जो कन्वर्सेशन अभी तक मी वर्सेस यू, मैं बनाम तुम चल रही थी, वो अचानक से शिफ्ट होकर मी प्लस यू वर्सेस प्रॉब्लम, हम दोनों बनाम प्रॉब्लम बन गई। और मेरे दोस्त, यही नेगोशिएशन का सबसे बड़ा आर्ट है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये फेयर स्टैंडर्ड्स आखिर होते क्या हैं? ये कुछ भी हो सकते हैं जो निष्पक्ष हों। जैसे मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, गवर्नमेंट के रूल्स क्या कहते हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इंडस्ट्री के बेंचमार्क्स क्या हैं, एक्सपर्ट्स का ओपिनियन क्या है, या फिर साइंटिफिक गाइडलाइंस क्या हैं। इन सब चीजों में किसी इंसान का कोई पर्सनल बायस नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता। जब आप इन फेयर स्टैंडर्ड्स का यूज करते हो
तो सामने वाले को कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि आप उसे फोर्स कर रहे हो या अपनी बात थोप रहे हो। उसे लगता है कि यार, हम दोनों मिलकर एक सही और करेक्ट डिसीजन ले रहे हैं। ये इंसानी दिमाग का एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट होता है जो सामने वाले को ना चाहते हुए भी आपकी बात पर हाँ बोलने पर मजबूर कर देता है। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि ठीक है भाई, ये भी समझ आ गया, फेयर स्टैंडर्ड भी यूज कर लेंगे। लेकिन नेगोशिएशन में सबसे ज्यादा सिरदर्द तो तब होता है ना, जब दोनों साइड्स के इंटरेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। एक ही चीज है जो दो लोगों को चाहिए, लेकिन दोनों के रीजंस, दोनों के पर्पस एकदम अलग अलग हैं। ज्यादातर लोगों को ये जो डिफरेंस है, ये जो अलग होना है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है। उन्हें लगता है कि यार, हमारी तो सोच ही नहीं मिलती, बात कैसे बनेगी। लेकिन इस किताब के ऑथर्स कहते हैं कि यह डिफरेंस आपकी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि यह डिफरेंस ही आपकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और यहीं से आता है हमारा स्टेप नंबर 3, ऑप्शंस इन्वेंट करो जिससे दोनों का फायदा हो, म्यूचुअल गेन। थोड़ी देर पहले मैंने आपको संतरे वाले बच्चों की कहानी सुनाई थी। फादर ने संतरे को बीच से 50-50 काट दिया। उसे लगा उसने बहुत फेयर काम किया है, लेकिन रिजल्ट क्या था? एक ने सिर्फ फ्रूट खाकर छिलका फेंक दिया, दूसरे ने छिलके से केक बनाया और फ्रूट फेंक दिया। सही में सोचिए, अगर वो बाप थोड़ा सा टाइम लेकर, बस 1 मिनट रुककर उन दोनों बच्चों से ये पूछ लेता कि बेटा, आपको संतरा क्यों चाहिए, तो दोनों को अपना मनपसंद हिस्सा 100% मिल जाता। पर बिना सोचे समझे एक्शन लेने से मिला कितना? बस आधा। ये कहानी हमें नेगोशिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सिखाती है। नेगोशिएशन का गोल 50-50 करना नहीं होता। गोल होता है ऐसे क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढना जहां दोनों को उनका 100% मिल सके। लेकिन ये जादुई ऑप्शंस मिलते कैसे हैं? ये हवा से नहीं टपकते, इन्हें क्रिएट करना पड़ता है। और ये क्रिएट करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी स्किल है, जिसके 4 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 3A, एकदम खुलकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। आप और सामने वाली पार्टी या जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, सब एक टेबल पर बैठो। माहौल को एकदम कैजुअल रखो, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई ईगो नहीं। एकदम ओपन माइंडेड होकर बैठो और बस एक काम करो, आइडियाज फेंको। आइडियाज और बस आइडियाज। चाहे वो आइडिया कितना भी बेवकूफ़ी भरा क्यों ना लग रहा हो, चाहे वो कितना भी अनरियलिस्टिक हो, चाहे कितना भी अजीब हो, सब कुछ एक पेपर पर लिख लो। पता है नेगोशिएशन फेल क्यों होती है? क्योंकि लोग बहुत जल्दी जज करने लगते हैं। हम आइडिया सुनते ही कहते हैं, अरे नहीं यार, ये तो बकवास है। और जहां आपने जजमेंट पास की, वहां आपकी क्रिएटिविटी उसी पल मर जाती है। इसलिए स्टेप 3B, ब्रेनस्टॉर्मिंग को डिसीजन मेकिंग से अलग रखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप आइडिया सोच रहे हो, उस वक्त कोई भी आइडिया गुड या बैड नहीं होता। उस स्टेज पर कोई डिसीजन नहीं लेना है, कोई क्रिटिसिज्म नहीं करना है, कोई एनालिसिस नहीं करना है, बस क्रिएट करो। जब आइडियाज की एक लंबी लिस्ट बन जाए, उसके बाद आराम से बैठो, फिर उन आइडियाज को फिल्टर करो, इंप्रूव करो और बेस्ट ऑप्शंस चूज करो। यह प्रोसेस आपकी नेगोशिएशन को ब्लेम गेम, तू गलत मैं सही, से निकालकर सोल्यूशन गेम में लाकर खड़ा कर देती है। स्टेप 3C, डिफरेंसेस को प्रॉब्लम मत समझो, वही सोल्यूशन बन सकते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यार, इसका पर्पस अलग है, मेरा अलग है, इसको कुछ और चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, ये तो हमारा दुश्मन हो गया। लेकिन ऑथर्स कहते हैं कि डिफरेंसेस आर नॉट प्रॉब्लम, डिफरेंसेस आर द अपॉर्चुनिटी। संतरे वाले एग्जाम्पल में सोल्यूशन कैसे मिला? इसलिए मिला क्योंकि दोनों बच्चों का इंटरेस्ट अलग था। एक को फ्रूट चाहिए था, दूसरे को छिलका चाहिए था। अगर दोनों को ही फ्रूट चाहिए होता, तब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। लेकिन उनके डिफरेंस ने ही एक परफेक्ट सोल्यूशन बना दिया। इसीलिए हमेशा याद रखना, नेगोशिएशन में सिमिलरिटीज से ज्यादा सामने वाले के डिफरेंसेस को सुनना जरूरी होता है। स्टेप 3D, बेस्ट ऑप्शंस को कंबाइन करके रिफाइन करो। जब आपने बहुत सारे आइडियाज सोच लिए, तो उनमें से 2-3 अच्छे ऑप्शंस उठाओ और उन्हें मिक्स करो, मॉडिफाई करो। कभी भी कोई एक अकेला ऑप्शन परफेक्ट सोल्यूशन नहीं देता, लेकिन 2-3 ऑप्शंस को मिलाकर 100% परफेक्ट सोल्यूशन बन सकता है। नेगोशिएशन ना बिल्कुल एक पजल, जिग्सो पजल की तरह होती है। पीसेस अलग अलग बिखरे होते हैं, लेकिन जब आप उन्हें सही जगह फिट कर देते हो ना, तब जाकर वो पूरी पिक्चर एकदम परफेक्ट हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है भाई, हमने क्रिएटिव ऑप्शंस बनाना सीख लिए, हमने फेयर स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल करना भी सीख लिया, हमने लोगों के छुपे हुए इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना भी सीख लिया, तो क्या अब हम नेगोशिएशन के मास्टर बन गए? रुकिए, अभी एक आखिरी और सबसे खतरनाक प्रॉब्लम बाकी है। और सच कहूं तो यह नेगोशिएशन की सबसे डेंजरस प्रॉब्लम होती है। जानते हैं वो क्या है? वो है इंसान, ह्यूमन, पीपल। जी हाँ, इंसानी ईगो, मिसअंडरस्टैंडिंग, हमारे इमोशंस, पर्सनल अटैक्स, फ्रस्ट्रेशन और मिसकम्युनिकेशन।
ये सब चीजें मिलकर सिर्फ नेगोशिएशन को ही नहीं बल्कि अच्छी भली बातचीत को भी हमेशा के लिए खत्म कर देती है। आप चाहे दुनिया की कितनी भी इंटेलिजेंट और तगड़ी स्ट्रेटजी यूज कर लो, अगर सामने वाले इंसान का ईगो हर्ट हो गया या उसने आपकी बात का कोई गलत मतलब निकाल लिया या आप खुद अपने डिफेंसिव मोड में आ गए, तो समझ लेना कि आपकी नेगोशिएशन वहीं फेल हो गई। और इसी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को हैंडल करता है हमारा लास्ट स्टेप नंबर 4, सेपरेट द पीपल फ्रॉम द प्रॉब्लम। यानी इंसान को और प्रॉब्लम को दोनों को अलग अलग रखो। इसी वजह से यह किताब हमें नेगोशिएशन का एक गोल्डन रूल देती है। इस रूल को अपने दिमाग में छाप लेना। रूल है, इंसान के साथ सॉफ्ट रहो लेकिन प्रॉब्लम के साथ हार्ड रहो। बी सॉफ्ट ऑन द पर्सन बट हार्ड ऑन द प्रॉब्लम। इसे कैसे करना है? जब भी आप किसी के साथ नेगोशिएशन शुरू करने वाले हो, बस अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि जो पर्सन आपके सामने खड़ा है, आपने उसे एक वर्टिकल लाइन खींचकर मेंटली 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। लेफ्ट साइड बाईं तरफ खड़ा है वो इंसान, द पर्सन। राइट साइड दाईं तरफ खड़ी है वो प्रॉब्लम, टू प्रॉब्लम। और फिर अपने दिमाग को याद दिलाओ कि तुम्हारी लड़ाई उस राइट साइड वाली प्रॉब्लम से है, उस लेफ्ट साइड वाले इंसान से नहीं। तुम्हें लेफ्ट साइड वाले इंसान को पूरी रिस्पेक्ट देनी है, उसकी वैल्यू करनी है, लेकिन उस राइट साइड वाली प्रॉब्लम को चैलेंज करना है, उस पर सवाल उठाने हैं। लोगों को समझना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि मेरे दोस्त, लोग मशीन नहीं होते, लोग प्रेडिक्टेबल नहीं होते। उनका ईगो बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है। वो अपने नजरिए, अपने परसेप्शन को ही पूरी दुनिया की रियलिटी मान लेते हैं। वो आपकी कही हुई बात को बिल्कुल गलत समझ सकते हैं। कई बार उनका बोलने का टोन उनके असली इंटेंशन से बिल्कुल अलग होता है। उनकी कम्युनिकेशन आधी अधूरी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप भी तो उनके जैसे ही एक इंसान हो। आप भी तो चीजों को गलत सुन लेते हो, आप भी तो गुस्से में आकर गलत रिएक्ट कर देते हो। आपका ईगो भी तो कभी कभी बहुत सेंसिटिव हो जाता है। नेगोशिएशन के टेबल पर आपको इन दोनों का मिक्सचर हैंडल करना होता है, सामने वाले का ईगो भी और अपना ईगो भी। अब मैं आपको एक ऐसी मैजिक ट्रिक बताने वाला हूं जो आपको कोई नहीं बताएगा। एक ऐसी सिंपल ट्रिक जिससे आपकी नेगोशिएशन सक्सेसफुल होने के चांसेस तुरंत 25 से 30% तक बढ़ जाएंगे। जी हाँ, 25-30% का सीधा जंप। क्या है वो ट्रिक? ट्रिक ये है कि नेगोशिएशन या कोई भी सीरियस बातचीत शुरू होने से ठीक पहले सामने वाले इंसान से थोड़ा सा टाइम निकाल कर बात कर लो। बस हल्की फुल्की फ्रेंडली बातचीत, जैसे, और सर कैसे हैं आप? आज रास्ते में ट्रैफिक कैसा था? आपको यहां तक आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? अरे, क्या आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है? कोई भारी भरकम बात नहीं करनी है, कोई काम की बात नहीं करनी है, बस एक नॉर्मल ह्यूमन कनेक्शन बनाना है। आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है, और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। क्योंकि जब एक इंसान इमोशनली सेफ फील करता है ना, तो नेगोशिएशन ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाती है। उसका डिफेंसिव गार्ड नीचे आ जाता है। यही रीजन है कि दुनिया के जितने भी प्रोफेशनल नेगोशिएटर्स होते हैं, वो हमेशा सबसे पहले रीच आउट करते हैं। वो पहले 5 या 10 मिनट सिर्फ इस बॉन्डिंग में लगाते हैं। उनके लिए ये कोई स्मॉल टॉक या टाइम पास नहीं होता, ये उनकी नेगोशिएशन का फाउंडेशन होता है। एक मजबूत नींव जिस पर वो एक बेहतरीन डील की बिल्डिंग खड़ी करते हैं। चलिए, इस पूरी जर्नी को मैं एक बहुत ही खूबसूरत और सच्ची कहानी के साथ खत्म करता हूं। बात 1964 की है, लंदन का फेमस हाइड पार्क। वहां एक अमेरिकन फादर और उसका 12 साल का बेटा मैदान में खेल रहे थे। वो दोनों फ्रीज़बी खेल रहे थे। फ्रीज़बी मतलब वो प्लास्टिक की उड़ने वाली प्लेट जिसे एक इंसान हवा में फेंकता है और सामने वाला उसे कैच करता है। उस टाइम पर 1964 के इंग्लैंड में फ्रीज़बी के बारे में कोई नहीं जानता था। वो उनके लिए एकदम नई चीज थी। तो नेचुरली जब वहां टहलने वाले लोगों ने बाप बेटे को हवा में एक प्लेट उछालते देखा, तो धीरे धीरे उनके आसपास एक छोटा सा क्राउड जमा हो गया। सब बड़ी हैरानी से देख रहे थे कि यार ये दोनों आखिर कर क्या रहे हैं। करीब 15 मिनट तक उस खेल को देखने के बाद भीड़ में से एक आदमी आगे आता है। वो बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उस अमेरिकन फादर से पूछता है, एक्सक्यूज मी सर, मैं काफी देर से आप दोनों को खेलते हुए देख रहा हूं, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, इस गेम में जीत कौन रहा है? हु इज विनिंग? वो अमेरिकन फादर पहले तो उस आदमी के इस मासूम सवाल को सुनकर हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसने एक ऐसी लाइन बोली जो हम सबके लिए जिंदगी का एक बहुत बड़ा लेसन है। फादर ने कहा, दोस्त, फ्रीज़बी में कोई जीतता नहीं है, आप बस खेलते हो। इन फ्रिस्बी नोबडी विंस, यू जस्ट प्ले। जरा इस लाइन की गहराई को समझिए। एक बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस, लेकिन नेगोशिएशन की दुनिया का सबसे बड़ा और कड़वा सच। अगर आप किसी भी नेगोशिएशन में विनर लूजर, जीतने और हारने का गेम खेलने जा रहे हो,
अगर आपके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि किसी भी तरह से मैं जीत जाऊं और सामने वाला हार जाए, तो यकीन मानिए आप नेगोशिएशन का असली मतलब समझे ही नहीं हो। नेगोशिएशन का असली गोल सामने वाले को हराना नहीं होता। इसका गोल होता है मिलकर काम करना, वर्किंग टुगेदर, समझदारी भरे सॉल्यूशन निकालना, फाइंडिंग वाइज सॉल्यूशंस, एक दूसरे के इंटरेस्ट को समझना, अंडरस्टैंडिंग इंटरेस्ट्स, रिश्तों को बचाना और उन्हें मजबूत करना, सेविंग द रिलेशनशिप, और ऐसे आउटकम्स क्रिएट करना जिससे दोनों पार्टियां दिल से सेटिस्फाई होकर घर जाएं। जब आप इन 4 चीजों को अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लेते हो ना, पोजीशंस की जगह इंटरेस्ट पर फोकस करना, फेयर स्टैंडर्ड्स का यूज करना, म्यूचुअल गेन के लिए ऑप्शंस ढूंढना और प्रॉब्लम पर हार्ड रहकर इंसान के साथ सॉफ्ट रहना, तो नेगोशिएशन सिर्फ एक टेक्निक नहीं रह जाती। ये आपकी एक लाइफ स्किल बन जाती है, जीने का एक तरीका बन जाती है। फिर चाहे आप अपनी जॉब में अपनी सैलरी के लिए नेगोशिएट कर रहे हो, अपने बिजनेस में किसी क्लाइंट से डील कर रहे हो, या फिर घर पर अपने पेरेंट्स या पार्टनर के साथ किसी बात पर डिस्कस कर रहे हो, हर जगह हर रिश्ते में आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, बेटर रिस्पेक्ट मिलेगी और आपके रिलेशनशिप्स पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत और मजबूत होंगे। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक मुझे सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सच में अपनी जिंदगी में कुछ पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं। अगर आपको इस बातचीत से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो प्लीज इसे लाइक किए बिना मत जाना। इस पूरे कॉन्सेप्ट को गहराई से समझने और आप तक इस आसान भाषा में पहुंचाने में बहुत मेहनत लगी है। इस ऑडियो को अपने उन सभी दोस्तों, अपनी फैमिली और अपने कलीग्स के साथ जरूर शेयर करना जिन्हें बात बात पर बहस करने की आदत है या जिन्हें अपनी बात मनवाने में दिक्कत आती है। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वो बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसी पावरफुल और लाइफ चेंजिंग बातें आपसे कभी मिस ना हो। और जाते जाते एक कमाल की टिप, अगर आप ऐसी ही वर्ल्ड क्लास किताबों की समरीज फ्री में सुनना चाहते हैं तो बुक स्पॉटिफाई जरूर चेक करें, जहां आपको ऑडियो और टेक्स्ट दोनों फॉर्मेट्स में बेहतरीन कंटेंट मिल जाएगा। फाइनली, आप सब सच में बहुत कमाल हैं। ऐसे ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। मुझे अपना इतना कीमती वक्त देने के लिए और मुझे इतनी शांति से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।